नमस्कार दोस्तों, प्लांट स्पेसिफिका के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक अलग सी वीडियो लेकर आए हैं। हमारे साथ हमारे फ्रेंड है विंतेश खाकटा जी। ये बेसिकली चौपाल के रहने वाले हैं और इन्होंने इस बार हमारे से जिनेवा सीरीज़ पे कुछ रूट स्टॉक्स बुक करवाए हैं। तो रूट स्टॉक बुक करवाने से पहले इनके कुछ सवाल है जो बेसिकली हिमाचल में ऑलमोस्ट सभी किसानों के हैं, जो ये जानना चाहते हैं। तो मेरे को जितना नॉलेज है मैं इनसे शेयर कर रहा हूँ। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके साथ बात करते करते एक वीडियो बनाई जाए और जिससे हम बाकी फार्मर्स को भी इस जिनेवा रूट स्टॉक के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं। तो खाकटा जी से हम शुरुआत करना चाहेंगे कि आपके जो सवाल है आप वो हमसे पूछ सकते हैं। देखिए सेठा जी, सवाल तो बहुत सारे जुड़े हैं रूट स्टॉक से रिगार्डिंग, लेकिन जो भी मार्केट में एक तरह का हाइप या फिर डिमांड हम देख रहे हैं जेनेवा रूट स्टॉक्स की, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि जेनेवा रूट स्टॉक्स बेसिकली क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है जो एम और एम सीरीज़ हम देखते आ रहे हैं अभी तक, जो हम लोग लगाई भी हैं अपने बीचों में हम लोगों ने। देखिए खाकटा जी, जो जिनेवा सीरीज़ है बेसिकली ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा ब्रीड किया गया रूट स्टॉक है। एक सीरीज़ है पूरी। इसमें अभी तक जो है लगभग 11-12 रूट स्टॉक्स जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं आज तक इसमें। तो इसमें जिनमें से 7 रूट स्टॉक को कमर्शियली अभी प्रोपोगेट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड। तो बेसिकली जो इन रूट स्टॉक को ब्रीड किया गया था वो ब्रीड किया गया है 2 रीज़न से। एक आपका जो फायर प्लाइट की आपको पता है यूरोप और अमेरिका में ये जो है फायर प्लाइट की एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो फायर प्लाइट के लिए एक रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है। और दूसरा रीप्लांटेशन साइट, क्योंकि यूरोप अमेरिका अब यहाँ तो 4, 5, 6 जनरेशन और ऑर्चर्ड्स या इससे भी पुराने ऑर्चर्ड्स हैं। तो उन ऐसी मिट्टी में जो बगीचे लग रहे हैं तो वहाँ पे जो है रीप्लांटेशन साइट्स में बेसिकली जो हमारे कमर्शियली जिनको वर्ल्ड वाइड ग्रो किया जा रहा है, M9 हो गया आपका, 7 हो गया, M26, 106 या 111 रूट स्टॉक है। ऐसे रूट स्टॉक्स में जो है रीप्लांटेशन साइट्स पे डिजीज़ आ रही है, सॉइल बॉर्न डिजीज़ आ रही है, जिसमें मेनली क्राउन रॉट, रूट रॉट, कॉलर रॉट, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने 60s में एक ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया था जो आज तक अभी तक चल रहा है, अभी भी उस पर काम हो रहा है। और उस प्रोग्राम के अंडर जिन रूट स्टॉक्स को रिलीज़ किया गया उनको जिनेवा रूट स्टॉक्स के नाम से आज की डेट में जाना जाता है। तो जो बेसिक डिफरेंस यही है इनमें कि जो जिनेवा रूट स्टॉक्स है इनको ये कहा जाता है कि ये रीप्लांटेशन साइट्स में डिजीज़ टॉलरेंट है। और इसी वजह से हिमाचल में जो है, हिमाचल या मैं कहूँ कि कश्मीर और उत्तराखंड जो भी इंडिया के एप्पल ग्रोइंग रीजन्स है, यहाँ पे इनकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि हमारे हिमाचल में आपने देखा होगा, आप तो खुद कह रहे थे कि आपके भी रूट रॉट की प्रॉब्लम है, इसलिए आप भी जिनेवा रूट स्टॉक्स पे जाना चाहते हैं। तो इसलिए इनकी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे सूटेबल जिस एलिवेशन में हिमाचल पे जो जिन एलिवेशंस पे खेती हो रही है सेब की, और फिर रीप्लांटेशन साइट्स जो हम अमूमन देखते हैं कि आपके 6000 फीट से ऊपर ऊपर ही रीप्लांटेशन साइट्स अभी तक हमने जो यूजुअली देखी हैं, क्योंकि लोअर एलिवेशन से पहले जो सेब की खेती नहीं हो रही थी इतने उच्च स्तर पे। तो इन एलिवेशंस के लिए आप कौन से रिकमेंड करेंगे जेनेवा रूट स्टॉक्स? देखिए, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। जो रूट स्टॉक है बेसिकली ये एलिवेशन के हिसाब से नहीं लगते हैं। रूट स्टॉक सिलेक्शन जो होता है ये बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर होता है। इसमें सबसे मेन रहता है आपका जो है सॉइल टाइप, कि आपकी सॉइल कैसी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो आप ऑर्चर्ड जो प्लान कर रहे हो वो किस टाइप का है, वो किस डेंसिटी में आप प्लान कर रहे हो। आपको स्टैंडर्ड डेंसिटी चाहिए, आपको मीडियम डेंसिटी ऑर्चर्ड चाहिए, या आपको हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड चाहिए, या अल्ट्रा हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड चाहिए। एक ये चीज़ है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ इसमें काउंट होती है वो होती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कहाँ काउंट होती है? जहाँ पे आपके मान के चलिए आप हाई डेंसिटी करना चाहते हैं, तो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स में जो बेसिकली रूट स्टॉक्स यूज़ होते हैं वो ड्वार्फ रूट स्टॉक्स यूज़ होते हैं। तो अगर हम हिमाचल के हिसाब से बात करें, हिमाचल में जिस डेंसिटी पे हम काम कर रहे हैं, हाई डेंसिटी पे हम जो काम कर रहे हैं, तो हिमाचल में 1 बीघा में लगभग 3 से 350 पौधे लग रहे हैं। M9 रूट स्टॉक्स की बात हो या कोई भी ड्वार्फ रूट स्टॉक की बात हो तो वो इतने लग रहे हैं। पर उनका खर्चा अगर देखें तो 350 पौधों का खर्चा बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो हर फार्मर ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाता। उसमें फिर ट्रेलिस भी लगती है, आपका इरिगेशन सिस्टम भी उसमें इंस्टॉल होता है। यहाँ पे मैक्सिमम ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की व्यवस्था पीने के लिए भी नहीं है, तो इरिगेशन के लिए हम कहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ है।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान, फिर आपका एक और चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है आपकी वैरायटी, कि आप किस तरह की वैरायटी ग्रो करना चाहते हैं। अगर आपके पास वीक ग्रोइंग वैरायटीज़ है तो आप डेफिनेटली उसमें विगरस रूट स्टॉक को आप अडॉप्ट करते हैं। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग वैरायटीज़ है तो आप हाई डेंसिटी पे जा सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इसमें काम में आते हैं। तो जो आपने बात की कि जिनेवा कौन सा बेस्ट है, हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए जिनेवा में अभी तक जो है 11 रूट स्टॉक्स, जैसे मैंने पहले कहा था कि वो रिलीज़ हो चुके हैं। 11 रूट स्टॉक्स में से 7 रूट स्टॉक्स, जिसमें G41, G202, G214, G213, आपका G210, 969 और 890, ये रूट स्टॉक्स जो है अभी G11 भी है, इसमें G16 भी है, इन पे जो है ज़्यादा कमर्शियली काम हो रहा है। 16 को हम हटा दिया गया है। 11 पे जो है 11 में जो है एक प्रॉब्लम आ रही है कि बाकी सब तो ठीक है, इसमें वायरस सेंसिटिविटी का इशू आ रहा है, और दूसरा जो है ये वूली एफिड के लिए इसमें टॉलरेंस नहीं है। तो अभी तक जो जितना मैंने स्टडी किया है और जो हमारे पास भी जिनेवा सीरीज़ के 2-3 रूट स्टॉक्स है, उसमें हमने जितना नोटिस किया है, तो ड्वार्फ रूट स्टॉक्स में G41 और 214, ये 2 रूट स्टॉक जो है बहुत अच्छे रूट स्टॉक्स हैं, जिनको हिमाचल में डेफिनेटली ट्राई किया जाना चाहिए। और इसके बाद जो आगे जो दूसरे रूट स्टॉक्स आते हैं, क्योंकि इसमें विगरस रूट स्टॉक कोई नहीं है, सेमी विगरस रूट स्टॉक है, उसमें 2 ही आपके कमर्शियली प्रोपोगेटेड किए जा रहे हैं, उसमें 969 और 890 है। तो ये जो 2 रूट स्टॉक है ये अभी हिमाचल में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। 214 भी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, पर हमारे पास 2 साल पहले हमने 2021 में इंपोर्ट करवाया था, तो हम अभी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस बार से हम इस पे कमर्शियल ऑर्चर्ड्स इस्टेब्लिश करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो नर्सरी में जो रिस्पांस है 41 के मुकाबले, 202 के मुकाबले 214 का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रह रहा है। और जो लिटरेचर के अकॉर्डिंग भी है, तो जो 202 रूट स्टॉक है उसको कई जगह जो है अनप्रोडक्टिव रूट स्टॉक भी कहा गया है, और 210 थोड़ा बड़े साइज़ का रूट स्टॉक है, लेकिन इसको भी ट्रेलिस की ज़रूरत रहती है। तो ये बेसिकली उन जगह के लिए अच्छा हो सकता है, जहाँ उन ऑर्चर्ड्स के लिए अच्छा हो सकता है जहाँ पे स्पर वेराइटीज़ या ड्वार्फ वेराइटीज़ पे हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स इस्टेब्लिश करना चाहते हैं लोग। लेकिन मेरी नज़र में 214 और 41 ड्वार्फ रूट स्टॉक्स में ये सबसे बेस्ट है। बाकी वर्ल्ड वाइड जो है सेमी विगरस 2 ही अच्छे रूट स्टॉक माने जा रहे हैं, वो 969 और 890 है। पर हिमाचल में इनकी अवेलेबिलिटी अभी है नहीं है। 969 इस साल शायद काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट हो भी रहा है यूरोपियन नर्सरीज से, तो अभी इस पे भी ज़्यादा नहीं कह सकते कि किस तरह का है। और 890 तो अभी खैर बहुत गिने चुने लोगों ने इंपोर्ट किया है अभी, और जो मैक्सिमम आ भी रहा है वो या तो टिश्यू कल्चर वाला है या तो सॉफ्टवुड से प्रोपोगेटेड है। तो ये रूट स्टॉक्स पे तो अभी थोड़ा जो है स्टडी करने की ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ 4 रूट स्टॉक जो मेरे को लगता है अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमारे को सूट भी करते हैं। ड्वार्फ में 41 और 214, और सेमी विगरस में 890 एंड 969, ये 2 रूट स्टॉक्स जो है, ये 4 रूट स्टॉक्स जो है हमारे लिए सूट करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग G16 भी लेके आ रहे हैं, पर उसका जो लिटरेचर है उसमें थोड़ा वो इतना अच्छा नहीं माना जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। 11 पे भी प्लांट्स कुछ आ रहे हैं, 11 को भी प्रोपोगेट किया जा रहा है, पर 11 में वूली एफिड की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि M9 के ऑर्चर्ड जो मेरे पास लगे हैं, मैं वहाँ भी देख रहा हूँ M9 या कोई ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक जो वूली एफिड के लिए सेंसिटिव है, उसमें वूली एफिड का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप देखोगे उसके जो रूट स्टॉक है वो एकदम से वूली एफिड से पूरा सफ़ेद हो जाता है, और अगर उसका टाइमली मैनेजमेंट नहीं किया गया तो वो उसके जो वूली एफिड जो उसके पेस्ट्स है वो रूट्स में चले जाएगा और वहाँ पे गांठें क्रिएट कर देगी, और जिस वजह से प्लांट की ग्रोथ और फ्रूट क्वालिटी वो डेफिनेटली अफेक्ट करेंगे। एक और चीज़ है 41 और 969, ये 2 रूट स्टॉक ऐसे हैं जिनकी फ्रूट क्वालिटी, खासकर फ्रूट साइज़ ये काफ़ी अच्छा है। 11 और 969 का M9 से भी बेटर फ्रूट साइज़ माना जा रहा है। तो 969 उस पर्पज़ से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा फ्रूट स्टॉक बन सकता है। ये M7 के साइज़ का है, और इसको जो है क्योंकि इसमें फ्रूट क्वालिटी यील्ड प्रिकॉसिटी M9 के बराबर है फ्रूट क्वालिटी, और जो फ्रूट साइज़ है वो M9 से बेटर आ रहा है, तो सेल्फ स्टैंडिंग भी है, और मीडियम डेंसिटी के लिए आइडल रूट स्टॉक भी ये माना जा सकता है। तो इस तरह के रूट स्टॉक हमें जो है ये 4 रूट स्टॉक्स हमें देखने पड़ेंगे जिस पे हमारे को काम करना चाहिए। एक और प्रश्न मेरे मन में है जेठा जी, जो ये सॉफ्टवुड प्रोपगेशन रहता है और जो क्लोनल प्रोपगेशन रहता है, इन रूट स्टॉक्स में एक ही वैरायटी में क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपका जो है रूट स्टॉक प्रोपोगेट करने की टेक्निक्स है। जैसे देखिए पहले क्या किया जाता था, रूट स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी कम होती थी तो आपका टिश्यू कल्चर से रूट स्टॉक को प्रोपोगेट किया जाता था, उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है तेज़ी से की जाती थी। अब जैसे अभी हम जहाँ पे खड़े हैं हमारी नर्सरी में, ये जो हमने तैयार किए ये क्लोनिंग से तैयार हुए हैं सारे रूट स्टॉक। पर जो आपका सॉफ्ट वुड प्रोपोगेशन है उसमें क्या होता है कि ये क्लोन्स के जो है ऊपर के कुछ हिस्से को लिया जाता है, टॉप के हिस्से को, और इसको जो है एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में एक चैम्बर के अंदर कुछ टाइम के लिए रखा जाता है जहाँ पे इसकी रूटिंग की जाती है और थोड़ा इसको लगभग 4-6 इंच तक ग्रो किया जाता है। और इसकी जो थिकनेस उस वक्त रहती है वो 3 से 5 mm के बीच में रहती है। तो ये इतना एक लंबा रूट स्टॉक निकल के आता है वहाँ से, लगभग 9 इंच से लेकर 1 फुट तक का ये रूट स्टॉक निकल के आता है। और इसकी जो थिकनेस होती है वो बिल्कुल इसी साइज़ की थिकनेस होती है जितना आप ये टॉप देख रहे हो। इसमें बस हल्की सी रूट्स होंगी और उनको आपको लेके एक बार फील्ड में जाना है, फील्ड में रखना है 1 साल के लिए, ताकि उनकी हार्डनिंग हो सके और वो कुछ इस तरह के रूट स्टॉक बन जाए। उसमें वैरायटी आप कोई भी ग्राफ्ट कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। कुछ रूट स्टॉक्स खासकर जिनमें आपके रूटिंग की प्रॉब्लम आती है, जो हार्ड टू रूट स्टॉक्स होते हैं, जैसे चेरी के रूट स्टॉक्स हो गए, कुछ प्लम के रूट स्टॉक्स भी ऐसे हैं, और इवन एप्पल के रूट स्टॉक्स में M116 हो गया और G41 भी हार्ड टू प्रोपोगेट है। तो ऐसे रूट स्टॉक्स जिनकी मल्टीप्लिकेशन लेयरिंग के थ्रू थोड़ी टफ रहती है, उनको इस विधि से जो है तैयार किया जाता है। ये आपका जो है ये सॉफ्टवुड प्रोपोगेशन का तरीका कहलाता है। ठीक है जी। तो अगला सवाल हम प्रशांत जी से पूछना चाहेंगे कि आप क्या क्या सजेशंस, या फिर जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल एक दौड़ लग चुकी है जेनेवा रूट स्टॉक्स के लिए सभी बागवानों में, तो जैसे आपने फ़ायदे और जो बेनिफिट्स या फिर अच्छी चीज़ें जो आपने जेनेवा रूट स्टॉक्स की बताई, अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी, जैसे हर चीज़ के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स रहते हैं, तो हम आपसे कुछ डीमेरिट्स भी जानना चाहेंगे। जैसे हमें पता है कि आप रूट स्टॉक्स के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, काफ़ी स्टडी करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ डीमेरिट्स भी पता होंगे इसके बारे में। देखिए, मैंने जितना इसके बारे में लिटरेचर पढ़ा है, खासकर जेनेवा सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो मैं उसी के बारे में बताऊंगा। और लोगों में जिस तरह का क्रेज़ है जेनेवा सीरीज़ को लेकर, तो देखिए जो जेनेवा सीरीज़ है, हम क्यों इस पे जा रहे हैं। देखिए M9 से शिफ्ट करने का एक रीज़न हमारा ये भी है कि जेनेवा सीरीज़ के मैक्सिमम रूट स्टॉक्स जो है वो बर्नआउट्स नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि आपको पता है M सीरीज़ और M सीरीज़ में दोनों ही सीरीज़ के जितने भी रूट स्टॉक है 116 को छोड़कर, उन सब में बर्नआउट्स फॉर्म होते हैं। और बर्नआउट्स के अंदर जो है आपके बाद में छोटे छोटे ग्रब्स घुस जाते हैं, जो कि पेड़ को कई बार इतना डैमेज कर देते हैं कि पेड़ की जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। तो लोगों में एक और चीज़ मैंने ही वो वीडियो एक शेयर की थी कि जेनेवा सीरीज़ में जो है ये बर्नआउट्स की फॉर्मेशन जो है कम होती है। पर ये बात 100% सच भी नहीं है। कुछ रूट स्टॉक्स इसमें ऐसे हैं जेनेवा सीरीज़ के, जैसे 969, उसमें जो है सकर्स भी डेवलप होते हैं M7 की तरह, लेकिन M7 में बहुत ज़्यादा सकर्स निकलते हैं, रूट सकर्स, लेकिन इसमें कम निकलते हैं, पर निकलते ज़रूर है। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, उसमें भी जो है आपके बर्नआउट्स फॉर्म होते हैं, इसलिए एक डिमेरिट तो 969 की ये है। दूसरा 969 और G11 के लिए मैंने पहले कहा आपको कि इसमें थोड़ा वूलिया फीड के लिए सस्केप्टिबल है। और दूसरा G11 आपका जो है G11, 969 और 210, इनमें कहीं ना कहीं ट्रायल्स में जो है वायरस के लिए भी थोड़ी सेंसिटिविटी पाई गई है। तो जो लोग वायरस फ्री ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो 969, 41 या 11 इन तीनों रूट स्टॉक्स पे जाने से पहले उनको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो बडवुड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर वो जो इसमें प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसमें सबसे मेन ध्यान वो वायरस के लिए रखे, वायरस इसमें किसी तरह से आ ना पाए, उसके लिए वो प्रिकॉशंस ले। अब एक ये 969 की एक डिमेरिट है और दूसरे रूट स्टॉक की। अब 890 बहुत ज़्यादा क्रेज़ इस रूट स्टॉक के लिए है। बहुत सारे लोग हमारे को कॉल करके पूछ रहे हैं कि आपके पास 890 है या नहीं है। अगर है आपके पास तो आप बताइए, हम आपको जितना आप रेट बोलेंगे हम उतना रेट देंगे, पर हमें प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए, अभी जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, पर उसका भी हमने जो पढ़ा है 890 जो रूट स्टॉक है वो बिटर पिट के लिए सेंसिटिव है। उस पर जो आपका फ्रूट है, अगर आप रेड डिलीशियस के मुकाबले कोई ऐसी वैरायटी लगाते हैं जैसे गालास है, फ्यूजीज है, या आपके वीक ग्रोइंग वैरायटीज़ में आपका क्रिस्पी वैरायटीज़ आ गई है, कॉस्मिक क्रिस्प, क्रिम्सन क्रिस्प, हनी क्रिस्प, या कोई भी मतलब दूसरे स्ट्रेन जिसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है,
जिनमें बिटर पीट की प्रॉब्लम रहती है, तो उन वेराइटीज़ में आपके बिटर पीट की प्रॉब्लम आ सकती है। अब नो डाउट हम उसको स्प्रेज से या फिर किसी तरह से टैकल तो कर सकते हैं। बिटर पीट के लिए हम कैल्शियम बोरॉन की स्प्रेज करते हैं और चीज़ें हम अपनाते हैं, हम सॉइल एप्लीकेशंस के थ्रू उनको टैकल कर सकते हैं। पर ये रूट स्टॉक की वजह से आती है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो रूट स्टॉक इस चीज़ को ओवरकम कर सकता है या नहीं कर सकता है। ऐसा ना हो कि हम इतना सब कर सकते हैं, हम स्प्रेज करें, हम ये सोच रहे हैं कि 890 में सिर्फ बिटर पिट की प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं, हम इस पर गाला लगा दे या फिर कोई हनी क्रिस्प या कोई दूसरी वेराइटीज़ लगा दे। तो और हम उस पर मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ हम पहले से प्रिकॉशनरी उसमें स्टेप्स उठा रहे हैं कि बिटर पिट ना आए, और इसके बावजूद भी वो प्रॉब्लम आए। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हमारे को जो है इतनी अंधी दौड़ नहीं लगानी चाहिए इन रूट स्टॉक्स पे। हमारे को क्या करने की ज़रूरत है, आप अपने पास लगाइए 10, 20, 50 पौधों का एक ब्लॉक बनाइए, वहाँ पे इनको स्टडी कीजिए, 5, 7 साल 10 साल तक आप स्टडी करिए, 3, 4 सैंपल आने तक आप इसकी स्टडी कीजिए, वहाँ पे देखिए कि ये किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। अगर आपको कोई इशू नहीं लगता है, तभी जाके इनको आगे फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए आप अपने ऑर्चर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि हमने अंधी दौड़ में 1000, 2000, 5000 पौधों का एक बगीचा तैयार कर दिया और कल के लिए उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तो हमारी ऐसी सिचुएशन में सालें भी गई, मेहनत भी गई और पैसे भी बर्बाद हो जाए। तो जो नई चीज़ें हैं, नई चीज़ों के पीछे हमें इतना ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें इसको थोड़ा स्लो एंड स्टडी हमारे को इस पर काम करना चाहिए। तो सेठा जी, जैसा कि आपने कहा कि वूली एफिड की दिक्कत जो है आपको जेनेवा सीरीज़ के रूट स्टॉक्स में कम देखने को मिलेगी, ये रेजिस्टेंट है रूट स्टॉक से। तो जैसा मौसम इस साल फेस किया है लोगों ने, जैसा मौसम देखा है, उससे आजकल सभी बागवानों को ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड से लेके जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड ऑर्चर्ड्स हैं या फिर जो रूट स्टॉक के ब्लॉक्स लगाए हैं लोगों ने, सभी में जो है वूली एफिड की समस्या से सामना करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में आप क्या सजेशंस देंगे कि जी सीरीज़ क्या एक प्रोविजनल, जिसको हम कह सकते हैं, एक ऑप्शन हो सकता है या नहीं? डेफिनेटली। देखिए, वूली एफिड की जहाँ तक बात आती है, तो जो जिनेवा सीरीज़ है, जिनेवा सीरीज़ में मैक्सिमम रूट स्टॉक्स ऐसे हैं जो वूली एफिड के लिए जिसमें टॉलरेंस है या फिर रेजिस्टेंस है। अब जैसे मैंने G11 की बात की, वो सिर्फ एक ऐसा रूट स्टॉक है जिसमें वूली एफिड के लिए सेंसिटिविटी पाई गई है या जिसमें वूली एफिड का अटैक हो जाता है। पर जो आपके G41 हो गया, 202 हो गया, 210 हो गया, 214 हो गया, 213 है, आपका 969 है, 890 है, अकॉर्डिंग टू लिटरेचर इनमें बिल्कुल जो है टॉलरेंस है इस पेस्ट के लिए। तो डेफिनेटली जैसे इस साल काफ़ी प्रॉब्लम्स रही, खासकर M9 के ऑर्चर्ड्स में, जो थोड़े मिसमैनेज्ड ऑर्चर्ड रहे या फिर कुछ आप कह सकते हैं पुराने ऑर्चर्ड से आए इन्फेक्शंस आए, तो उन ऑर्चर्ड्स में जिन लोगों के खासकर वूली एफिड की दिक्कत रहती है, उनके लिए ये जेनेवा सीरीज़ के रूट स्टॉक्स जो है एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें टॉलरेंस है वूली एफिड को लेकर। ठीक है जी।